चलो एक बार थायराइड ग्लैंड रिवाइज कर लेते हैं ऊपर ऊपर से। थायराइड फॉलिकल के अंदर एक चेन होती है प्रोटीन की जिसका नाम है थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन पे एक अमाइनो एसिड लगा हुआ रहता है, टायरोसिन अमाइनो एसिड। हम आयोडीन खा रहे हैं, आयोडीन हमारे अंदर आ रहा है और आयोडीन उस पर एक आयोडीन, कभी 2 आयोडीन, कभी 3 आयोडीन लगा हुआ रखा है, ठीक है। इससे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो ट्राईआयोडो या टेट्राआयोडो का। उसके बाद जब हमारी शरीर में आयोडीन की थायरोक्सिन की ज़रूरत पड़ती है T3 T4 की, ऑब्वियसली T3 की क्योंकि वो फंक्शनल होता है, तब ऊपर से क्या निकलता है TSH निकलता है। तो क्या होता है T3 T4 ब्लड में जाते हैं, लेकिन T4 ज़्यादा अमाउंट में होता है 80% और T3 20%। ये कहाँ जाता है लिवर में, लिवर में जाके एक आयोडीन निकल जाता है T4 से, T3 बन जाता है जो कि फंक्शन फॉर्म है या एक्टिव फॉर्म है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, फंक्शंस पढ़ लिए थे, डिसऑर्डर्स पढ़ना था। हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म से क्या क्या होता है वही पढ़ते हैं। हाइपो से एक सबसे पहले सबसे कॉमन बीमारी, हाँ हो गया, सबसे पहली कॉमन बीमारी सिंपल गोइटर। सिंपल गोइटर, थायराइड ग्लैंड को सेल्फ डाउट हो जाता है यहाँ पे। सिंपल गोइटर क्या होता है, सिंपल आयोडीन की कमी है बॉडी में, आयोडीन की कमी है, लेकिन थायराइड ग्लैंड को लगता है कि मैं ही केपेबल नहीं हूँ, तो वो अपने आप का अपना साइज़ बढ़ाने लगता है कि चलो मैं साइज़ बढ़ा के देखता हूँ क्या मैं और ज़्यादा आयोडीन प्रोड्यूस कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाता है। ड्यू टू लो आयोडीन। मैं ऐसा समझती हूँ कि I2 का मतलब यहाँ सब लोग जानते होंगे, इतने बेवकूफ़ नहीं हो तुम लोग। इसमें होता क्या है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। इनलार्जमेंट हो गई थायराइड ग्लैंड की, देखा है घेंगा कहते हैं गांव में इसको, गांव में भी नहीं शहर में भी बोल देते हैं, ठीक है। थायराइड ग्लैंड का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसको सेल्फ डाउट होता है, इसको लगता है कि मैं ही इनकेपेबल हूँ, तो मैं अपना साइज़ बढ़ा के देखता हूँ कि मैं कुछ इससे बेहतर कर सकता हूँ कि नहीं। उसके बाद एक बीमारी होती है अडल्ट वुमेन्स में, जिसको क्या कहते हैं एनीवन? क्रिटिनिज्म अडल्ट वुमेन में नहीं होती है, वो प्रेग्नेंट में होती है, तो बच्चे को क्रिटिनिज्म हो जाता है, बिल्कुल मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली। मिक्सोडेमा दूसरी बीमारी है, मिक्सोडेमा, ऑल्सो कॉल्ड एज गर्ल्स डिजीज। दूसरी बीमारी है मिक्सोडेमा, ऑल्सो कॉल्ड एज गर्ल्स डिजीज। ये बीमारी अडल्ट वुमेन्स की है। अडल्ट वुमेन में क्या होगा, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे कॉमन फीचर है और यही पूछेगा हमसे। इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होने लगती है, इर्रेगुलर लॉस ऑफ एनीथिंग। गर्ल्स डिजीज़ नाम याद रखना, मिक्सोडेमा तो हमें पता होता है, गर्ल्स डिजीज़ हम भूल जाते हैं, ठीक। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बीमारी है हाइपोथायरॉयडिज्म की, ये लिख लो फिर मैं रब करूँगी। वो हाइपोसिक्रेशन की बीमारी नहीं है, क्रिटिनिज्म ही है अब, लेकिन वो अडल्ट वुमेन में नहीं होता है, अडल्ट में ही होता है ऑब्वियसली, लेकिन अडल्ट प्रेग्नेंट वुमेन में होता है। जब उस प्रेग्नेंट वुमेन में आयोडीन की कमी हो जाती है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, तो बच्चे को जो बीमारी हो जाती है उसको क्रिटिनिज्म बोलते हैं। तो उसको लिख के थर्ड बीमारी लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। बीमारी का क्या नाम है? क्रिटिनिज्म। लिखो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है ये सबसे पहले। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से हम कभी ये नहीं कंफ्यूज करेंगे कि उस मदर को होता है ये, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन चाइल्ड, इसका ध्यान रखना। आयोडीन नहीं होगा तो तुम सोचो खुद उस जो फीमेल है उसकी खुद की BMR, उसका बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म, फैट, प्रोटीन और सबका मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाएगा, BMR नॉर्मल नहीं काम करेगा, टेम्परेचर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। उसकी वजह से जो चाइल्ड ग्रोथ होगी वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी, तो उस बच्चे को कौन सी बीमारी हो जाएगी?
इसमें वो बच्चा कैसा पैदा होगा, क्या क्या होगा उस बच्चे को? बिल्कुल, सिम्टम्स में लिख लो सबसे पहला, सबसे ज़रूरी, मेंटल रिटार्डेशन। चाइल्ड सफर्स मेंटल रिटार्डेशन लिख के भी आ सकता है, लो आईक्यू भी लिख के आ सकता है। लिख ही लो। आईक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैं आईक्यू लिख सकती हूँ, ठीक। और बच्चा कैसा होगा? अच्छा नहीं होगा बच्चा। क्या क्या मेन फंक्शंस हैं और क्या क्या होगा बच्चे को? स्टंटेड ग्रोथ होगी, बिल्कुल। डेफ म्यूटिज्म होगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है ये। होता क्या है ये शहर? गूंगा और बहरा हो जाएगा बच्चा। इस चीज़ को अपन कहते हैं डेफ म्यूटिज्म। लिख सकते हैं हम कांट स्पीक। इतनी कठिन भाषा को छोड़ के तुम लोग सीधे लिख सकते हो लॉस ऑफ स्पीकिंग एंड लॉस ऑफ कितनी बताओ यार। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना बोले रह ही नहीं पाते हैं, वो कैसे रहते होंगे अगर उनको ऐसा हो जाता है? क्योंकि वो ऐसे ही होते होंगे बचपन से। कल वाला लेक्चर देख रही थी तो वो वाला पॉइंट मेरे एकदम सामने आ गया, जिसमें मैंने बोला था कि अच्छा हुआ कि बॉटनी के जैसे नाम नहीं होते हैं जूलॉजी में। आर्किगोनिएट, पिट्यूटरी, आर्किगोनिया, इससे और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। बनाओ, कुछ एग्जाम्पल्स बताओ। रहने दो तुम लोग, किसी काम के नहीं हो। 3 बीमारी थी इसमें। हाइपरथायरॉयडिज्म पढ़ते हैं, एक ही बीमारी है अच्छी सी, क्या नाम है उसका? नाम से सब कुछ पता चलता है इसमें। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। और कोई नाम इसका? ग्रेव्स डिजीज। क्या होता है इसमें? पहले तो एक चीज़, इसका एक सिम्टम पता चलता है नाम से। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर का मतलब क्या होता है? आंखें बाहर आ जाती हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है, ये एक कैसी बीमारी है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है थायराइड में। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर ग्रेव्स डिजीज विच इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? हमारा शरीर हमें ही मारने लगता है, हमारा ही दुश्मन बन जाता है, इम्यून सिस्टम हमारे खिलाफ काम करने लगता है। इसमें होता क्या है कि हमारी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो क्या करती हैं? लिखो, एंटीबॉडीज मिमिक्स लाइक एनीवन? बता रही हूँ, दे मिमिक लाइक TSH। अब वापस एक बार फीडबैक मैकेनिज्म में आके देखो, ठीक है? क्या होता है? पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी क्या करती है? पिट्यूटरी में कुछ गलतियाँ हैं। पिट्यूटरी निकालती है एक हार्मोन TSH। TSH जाता है थायराइड ग्लैंड के पास, अपना काम करता है, ठीक है? थायराइड ग्लैंड स्मार्ट है, ये हार्मोन स्मार्ट लोग हैं। ये क्या करते हैं? वापस जाते हैं इनहिबिशन लेके, अपना मत निकलो, काम हो गया है, ठीक? ये एंटीबॉडी क्या करती है? इसको मिमिक करने लगती है, ठीक है? ये निकलती जाती है, मतलब TSH जैसा काम करने लगती है। हम कितना भी इसको रोकते हैं बट हम रोक नहीं पाते हैं, तो उससे क्या होता है? ये निकलता जाता है और क्या हो जाता है? हाइपरथायरॉयडिज्म। याद करने वाली चीज़ क्या है? एंटीबॉडी मिमिक लाइक TSH। इसको बना लो थोड़ा सा, क्या दिक्कत है? अच्छी बीमारी है ये, मतलब बीमारी है तो गंदी है, गंदी है, बहुत बहुत गंदी है।
बताओ, अपने अगर धोखा देने लगे तो फिर क्या ही होगा लाइफ में। लेट जाओ खुशी, बैठी हो। कंबल वंबल मंगवा देते हैं तुम्हारे लिए। कॉफ़ी चाय कुछ ठंडा गरम। सोच रही हूँ सोशल मीडिया पर अनाउंसमेंट कर दोगी रोशन। खुशी को देख के मुझे तो ये बहुत याद आती है। खुशी एकदम तुम्हारे जैसी है, बदतमीज। पता नहीं क्या फर्क पड़ता है, क्या पता वो देख रही हो हमें। डन। कुछ सिम्टम्स लिख लो इसमें, होता क्या क्या है इनको। एक सिम्टम दिख रहा है एक्सोप्थैल्मिक गोइटर, आंखें बाहर जाएंगी एकदम से, आई बॉल्स। क्या सिम्टम्स ही डाल के लिख लो। आईक्यू पे कोई इफेक्ट? क्या क्या होगा? आई बॉल्स बर्स्ट आउट। स्पेलिंग बता दो। ऐसे ही पूछ रही थी, पता है मुझे। और क्या क्या होगा इसको? BMR बढ़ जाएगा, हीट लॉस होगा, वेट लॉस होगा, सब कुछ बढ़ जाएगा ना जो ये करता है। और अगर BMR किसी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो जितना भी खाना खाएगा जल्दी से मेटाबोलाइज हो जाएगा और वो शरीर को लगेगा नहीं, तो इसकी वजह से वेट लॉस होगा, थिन बॉडी होगी, वेट लॉस। क्या हुआ खुशी? किसकी कॉल है? ठीक है। इसमें अगर हम स्मार्ट हैं या हम नहीं हैं, हम लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख सकते हो ब्रैकेट में फीडबैक मैकेनिज्म ऑल्टर्ड, ठीक है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, लेकिन 10 दिन बाद पढ़ेंगे तो हो सकता है भूल जाएं। सिंपल से हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस फीडबैक मैकेनिज्म इज ऑल्टर्ड। दिमाग लगाओ, उससे बढ़िया है याद रख लो। फीडबैक मैकेनिज्म इज ऑल्टर्ड इन व्हाट? एक्सोप्थैल्मिक गोइटर। एक्सोप्थैल्मिक गोइटर में आंखें बाहर आ दी, क्यों? क्योंकि आंखों के पीछे ये गोला है ना अंदर पूरा, पीछे की तरफ म्यूकस का डिपोजिशन हो जाता है। जहाँ पे भी हमने लिखा है आई बॉल बर्स्ट आउट, वहीं पे आगे लिखो थिन म्यूकस डिपोजिशन बिहाइंड द आईज। पूरा थायराइड ग्लैंड पढ़ाने के बाद मैं आपको और आपको यही सजेस्ट करना चाहती हूँ कि शुद्ध नमक ही यूज़ करें, जिसका दाना दाना हो एक समान, और उसमें क्या होता है? भरपूर मात्रा में आयोडीन, आयोडाइज्ड नमक। क्योंकि अगर आयोडीन नहीं मिलेगा तो गेंगा हो सकता है। कैसे लगेगा तो सबके साथ? नहीं यार, दैट्स वेरी बैड दैट वी आर। मैं बस चेक कर रही थी कि तुम लोग हंसते होगे नहीं। लिख लिया? कुछ छूटा? ग्रेव्स डिजीज, गर्ल्स डिजीज। हाइपर सिक्रीशन में एक ही बीमारी पढ़नी है, फीडबैक मैकेनिज्म जिसमें ऑल्टर हो जाता है, जिसमें एंटीबॉडी मिमिक करती है किसको? TSH को, ठीक। सिम्टम समझ में आते हैं, थिन बॉडी, वेट लॉस। क्यों हो रहा है? BMR बढ़ गया है इसलिए हो रहा है। BMR बढ़ा है, इसका टेम्परेचर हमेशा हाई रहेगा, ठीक। चले यहाँ से चले। क्या है ये? पैराथायरॉयड ग्लैंड। कहाँ होती है ये? पोस्टीरियर या डॉर्सल? वेंट्रल या डॉर्सल साइड ऑफ? यस। तो सबसे पहला पॉइंट
present on the क्या dorsal side of thyroid gland. How many in numbers? 4 in numbers. 4 छोटी छोटी ग्लैंड्स हैं. जो थायराइड ग्लैंड होता है वो उसमें कितने लोब्स हैं? 2 लोब्स. दे आर कनेक्टेड बाय अ टिश्यू कॉल्ड एज isthmus. ठीक. 2 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं थायराइड से. दूसरा वाला कौन सा है जो सी सेल्स निकालती हैं? कैल्सिटोनिन. कैसा हार्मोन है? हाइपर कैल्सियमिक या हाइपो कैल्सियमिक? हाइपो. मतलब यहाँ पे जो निकलने वाला है वो कैसा होगा? हाइपर. तीसरी ज़रूरी बात लिखो. रिलीजेस कौन सा हार्मोन? नाम बताओ. यस, पैराथॉर्मोन. ये किसका एंटागोनिस्ट है? कैल्सिटोनिन का. रिलीजेस पैराथॉर्मोन. It releases parathormone. इसका आंसर बताओ. इन केस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया या हाइपरकैल्सीमिया? हाइपोकैल्सीमिया. मतलब जब भी हमारे ब्लड में कैल्शियम क्या होगा? कम होगा, तो ये निकलेगा क्योंकि ये कैल्शियम बढ़ाता है. Releases parathormone in case of hypocalcemia, and that is why it is a हाइपरकैल्सिमिक हार्मोन. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूज करेगी लाइफ में अभी, मतलब नीट वाली लाइफ में. किस पे कहाँ से लेके आएंगे कैल्शियम? बोन में से लेके आएंगे. और एब्जॉर्प्शन कराएंगे किसके थ्रू? कुछ याद है? किडनी. वेरी गुड. ये रहा ब्लड. क्या है ये? शाबाश. ये क्या है? एक किडनी. सुनो, बोन से ये क्या करेंगे? बोन में याद रखोगे ये इंक्रीजेस. एक सेल होती है ऑस्टियोक्लास्ट, एक सेल होती है ऑस्टियोब्लास्ट. ऑस्टियोब्लास्ट दोस्त होती है ऑस्टियोक्लास्ट. सी से क्लास्ट और सी से कटिंग, तोड़ती है वो सेल्स को. तो इट इंक्रीजेस, दिस इज इंक्रीजेस ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी. ऑस्टियोक्लास्ट को ये इंक्रीज करती है इनकी एक्टिविटी और क्या कराती है? बोन का डिसॉर्प्शन. और यहाँ से कैल्शियम ले लेके ये ब्लड में डालती है. दिस इज कैल्शियम. कैल्शियम मेरे लिए यही है. क्या हुआ? ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं ना सेल्स, वो बोन को तोड़ते हैं अंदर से. मतलब बोन को तोड़ते नहीं हैं, लेकिन जो हमारी बोन बनी हुई है उनको तोड़ते ही हैं एक तरीके से. तो तोड़ के उसमें से कैल्शियम निकाल के वो ब्लड में डालता है. तो ऑस्टियोक्लास्ट से वो दोस्ती कर लेता है कि तुम बोन तोड़ते हो, तुम तोड़ो, मुझे कैल्शियम निकाल के दो. और वो कैल्शियम बोन से निकाल के किस में डालता है? ब्लड में. क्यों? हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो ये दोनों एंटागोनिस्ट हैं.
हमसे अगर कभी भी पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन पे सवाल पूछेगा तो साथ में पूछेगा। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होती हैं, वो वाला पार्ट थोड़ा सा समझाना है तो पहले ये लिख लो। ये तो मुझे हड्डी देख रही थी मैं, तुम्हारी हड्डी एकदम टॉम एंड जेरी वाली हड्डी है, इसकी हड्डी तो छोड़ो, मैं बात ही नहीं करूँगी। वो दैट न्यूगल उसने डंबल बनाया है, मतलब सबसे अच्छी हड्डी मेरी ही है। नहीं यार, ऑब्वियसली नॉट। क्या? यहाँ पे लिख लो, रिजॉर्प्शन ऑफ बोन होता है यहाँ। किडनी की बात करते हैं अभी। रिजॉर्प्शन, टूटना। आ रही है वो। किडनी के पास जाती है और किडनी से हेल्प मांगती है। किडनी एक चीज़ रिलीज करती है, एक हार्मोन, जिसको क्या कहते हैं? पहले रेनिन। रेनिन की स्पेलिंग बताओ। रेनिन की स्पेलिंग RE NIN या डबल NIN? डबल N। हाँ, नहीं, प्रोनाउंसिएशन के लिए थोड़ी पूछ रही हूँ मैं। एक रेनिन स्टमक में भी है और एक रेनिन यहाँ पे भी है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। ये वाला डबल N है और वो बच्चों वाला छोटा N है। रेनिन कौन सी सेल्स सिक्रीट करती हैं? एक सेल्स प्रेजेंट है किडनी के अंदर, याद करो, जेजी सेल्स। ये जेजी सेल्स के पास जाते हैं, जेजी सेल्स रेनिन भी सिक्रीट करते हैं और जेजी सेल्स एक और चीज़ सिक्रीट करते हैं, कैल्सी ट्रायोल। कैल्सी ट्रायोल क्या होता है? विटामिन डी जैसा होता है, ये हमारे गट में से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराता है। किडनी में है जेजी सेल्स, किडनी में है जेजी सेल्स सिक्रीट करेंगे कैल्सी ट्रायोल। कैल्सी ट्रायोल क्या करता है? यस, इट इंक्रीजेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। फ्रॉम गट, और गट से कैल्शियम एब्जॉर्ब कर करके ये कहाँ डालता है? इधर। ठीक, बहुत ज़्यादा कैल्शियम आ गया हमारे ब्लड में, बन गया ये हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। क्या? जेजी। किडनी के अंदर जेजी सेल्स प्रेजेंट होती हैं विच सिक्रीट्स कैल्सी ट्रायोल। दैट सिक्रीट्स कैल्सी ट्रायोल, और कैल्सी ट्रायोल क्या करता है? इंक्रीजेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट, और हमारे ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाता है। इसको लिख लिया तो स्टार बना के वो वाला पॉइंट भी लिख लो कि ये दोनों एंटागोनिस्ट होते हैं। कौन कौन? एक सामने है पैराथॉर्मोन और दूसरा कैल्सिटोनिन या फिर TCT, जिसको थायरोकैल्सिटोनिन बोलते हैं। आर एंटागोनिस्ट इन नेचर।
इस चीज़ पे सवाल आने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है एंडोक्राइन से हमेशा। हालांकि और भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसमें, बट अगर इस एरिया से आएगा तो सवाल यहीं से आएगा। कौन सा हार्मोन हाइपर कैल्सिमिक है, कौन सा हाइपोकैल्सिमिक, इस बात का याद रखना। कैलोरीजेनिक हार्मोन कौन सा है? कैलोरीजेनिक हार्मोन। थर्मोजेनिक वही है। नेक्स्ट चीज़ आएगी स्पीनियल ग्लैंडों को। नहीं पीनियल ग्लैंड वही था ना। पीनियल ग्लैंड को तीसरी आंख बोलते हैं। आज मैंने एक 2 लाइनर पढ़ा सुबह, खोज रही थी मैं तुम लोगों को सुनाने के लिए, तो वो था कि बहुत अच्छा लगा मुझे। इट वॉज़ वेरी डीप। आई होप तुम लोग समझ जाओगे कि कद नहीं बढ़ता एड़िया उठाने से, कद नहीं बढ़ता एड़िया उठाने से, ऊंचाइयाँ तो मिलती हैं सिर झुकाने से। सही बात तो यही। यहाँ पे ऊंचाइयाँ इज लाइक एवरीथिंग लाइफ में। आप सिर झुका के रहोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आप रिस्पेक्ट दोगे एंड आप खुश रहोगे। अब कोई ऐसे थोड़ी करता होगा ऊँचे हो गए। यहाँ पे एड़ियों का मतलब कुछ और है, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या क्या बोलियो? यहाँ एड़ियों का मतलब टेस्टोस्टेरोन तो नहीं है? हाँ यार पॉसिबल है, उसी से तो इम्पल्स आता है, उसी से तो तुम लोग राक्षस बनते हो। बहुत गंदी एनालॉजी थी यार, बट ठीक है ना, सही है। रावण का टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना ज़्यादा हो रखा होगा यार, इतना इम्पल्सिव था वो। राक्षस जो होते होंगे सब। हनुमान जी पेशेंट थे यार। मतलब जब अब ऐसा थोड़ी है कि तुम हमेशा पोलाइट रहो, जब गुस्सा करना है तो करो, पूरा करो, लेकिन जब नहीं करना है। ऑल्सो कॉल्ड एज तीसरी आंख। थर्ड आई, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसका। तीसरी आंख यहाँ होती है भगवान जी की, पीनियल ग्लैंड अंदर है, इपिथैलेमस के ऊपर पढ़ा था हम लोगों ने। इपिथैलेमस से लगी हुई है पीनियल ग्लैंड। और कुछ कहते हैं इसको? यस, बायोलॉजिकल क्लॉक कह सकते हैं, बिल्कुल। बायोलॉजिकल क्लॉक कहाँ पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट डॉर्सल वेंट्रल। डॉर्सल कहाँ, किसके डॉर्सल? एपिथैलेमस से लगी होती है, दैट्स ओके। लेकिन मैं पूछ रही हूँ डॉर्सल साइड ऑफ क्या? फोर ब्रेन। ये एनसीईआरटी की लाइन है, जो पुरानी एनसीईआरटी में वेंट्रल नहीं, यहाँ नहीं लिखा है, थाइमस में लिखा है। थाइमस में एनसीईआरटी में दो पोजीशंस दी हुई हैं। एक में लिखा है कि थाइमस वेंट्रल साइड ऑफ द ट्रेकिया पे होती है, और एक में लिखा है डॉर्सल साइड। सच क्या है? वेंट्रल, डॉर्सल गलत है। फोर ब्रेन, फोर ब्रेन। ज़रूरी बातें शुरू हो रही हैं अभी। सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड एज, यस, दिस मेलेटोनिन। मेलेटोनिन को स्पिरिचुअल हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों?
हार्मोन। हम जो ये मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, हम इसी ग्लैंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इस ग्लैंड को कंट्रोल करने की कोशिश का मतलब मेलाटोनिन को कंट्रोल करने की कोशिश। ठीक है, एक चीज़ और मेलाटोनिन के बारे में जानना है। अंधेरा होता है तो ये हमारी स्लीप वेक साइकिल में हेल्प करता है। ये हमने बचपन से पढ़ रखा है, जितनी बार भी पढ़ा है। क्यों? जब हम सुबह उठते, पता है क्यों है? क्योंकि मेलाटोनिन का सिक्रीशन कम होने लगता है बॉडी में, तो हमारी आँख खुल जाती है। अब कोई ओवर स्लीप करता है तो वो अलग बात है, उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक तभी तो कहते हैं ख़राब हो गई है। बायोलॉजिकल ख़राब नहीं, मतलब प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है। डार्क कंडीशन में मेलाटोनिन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है, इसी की वजह से सोते हैं हम। यही सब कुछ रेगुलेट कर रही है, ये चीज़ याद रखेंगे। ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे ये लगभग 10 गुना ज़्यादा निकलता है, 10 टाइम्स मोर। बाकी इसका फंक्शन है बहुत सारा। मेलाटोनिन एक बहुत ही बुरा हार्मोन है, ये सबके फंक्शंस को चुराने की कोशिश करता है। मतलब अगर तुम कहीं पे भी ये देखो कि बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, बीएमआर भी मेंटेन कर दे रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी अफेक्ट कर रहा है, स्किन के पिगमेंटेशन कलर में भी थोड़ा सा अफेक्ट कर रहा है, तो कौन है ये? सिर्फ यही है। अपना इसका कुछ खुद की कोई इसकी लाइफ नहीं है बस। तो फटाफट चलेगा, इट कंट्रोल्स क्या क्या करता है ये, वही इंपॉर्टेंट है इसमें। सबसे पहले ये हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है, जिसको क्या क्या कहते हैं, जिसको बहुत कुछ कहते हैं, बताओ। यस, मेंटेन्स या कंट्रोल्स से ही शुरू करोगे। आवर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इजी बायोलॉजिकल क्लॉक। जिसको डायर्नल रिदम भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलेंगे और क्या 24 आवर सर्काडियम रिदम, किरकाडियम, सर्काडियम। और कोई नाम छूटा? दिस इज एन। सबसे पहली चीज़ यही है, हमारा सोना उठना, हमारी लाइफ, हम सुबह से शाम तक क्या करते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, इसको रेगुलेट करेगी। मेरे ख्याल से एक ही चीज़ है ये जो अपनी करती है। लिखो अफेक्ट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। It affects BMR also. अगर अफेक्ट कोई BMR को कर रहा है तो बॉडी टेम्परेचर को भी कर रहा है, इसका मतलब साथ में लिख लो यहीं पे, अफेक्ट्स बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को मेनली हमारी बॉडी में कौन अफेक्ट करता है? कौन सा ऑर्गन? कौन सा ऑर्गन? ग्लैंड। उससे भी कोई बड़ा है इस दुनिया में? हाइपोथैलेमस। सैटाइटी सेंटर, थर्स्ट सेंटर, सब उधर है। थर्मो रेगुलेशन मेनली हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। इसी को तो कंट्रोल कहते हैं, वही तो सारे हार्मोन्स निकलवा रहा है हमारी बॉडी में, चाहे ये हो या फिर थायरॉक्सिन हो, कोई भी हो। बॉडी टेम्परेचर, मेंस्ट्रुअल साइकिल, बीएमआर लिख लिया। और इम्यूनिटी को भी अफेक्ट करता है, सब चीज़ अफेक्ट कर दे रहे हैं। पिगमेंटेशन को भी अफेक्ट कर रहा है ये। और यही जो पिगमेंटेशन आ जाता है ना, तो हम मेलानिन और मेलाटोनिन में कंफ्यूज होने लगते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ मेलाटोनिन और मेलानिन एक जैसे लगते हैं देखने में। अफेक्ट्स पिगमेंटेशन। ये सारे जितने अभी समय बोर्ड पे लिखे हुए हैं, सारे इसके फंक्शंस हैं जहाँ पे ये अफेक्ट कर सकता है। बस इम्यूनिटी को भी अफेक्ट करेगा,
क्या? इसके बाद कौन सी ग्लैंड आएगी? कहाँ तक पहुँच गए हम लोग? इधर सब हो गया, ये हो गया थाइमस। लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, फ़ोटो ले ली। ये उसी बच्चे के लिए है। आज मैं वो पढ़ा रही थी एनिमल किंगडम, तो उसमें वो है ना ब्लड सकिंग लीच हेडोनेरिया, जो हेरोडीन सिक्रीट करता है और वो एंटी कोगुलेंट होता है। तो उसी से मैं बायोटेक्नोलॉजी पे चली गई कि हम उसको ब्रासिकन आपस में डाल के एंटी कोगुलेंट बना रहे हैं ना इस समय। हाँ, मस्टर्ड वाला। तो मैंने पूछा कि अगर तुम लोगों को ऐसा करने को मिल जाए तो तुम लोग क्या करोगे? तो फिर एक बच्चा मुझे कह रहा है, मैम अगर हम लोग ये चाहें, जैसे स्पाइडर वाला एग्जांपल भी मैंने दिया कि स्पाइडर से हम वेब निकाल रहे हैं ना इस समय और बुलेट प्रूफिंग में यूज़ कर रहे हैं, तो मैम अगर उस स्पाइडर का जो जीन है वो छिपकली में डाल दिए तो क्या होगा? एक का सवाल क्या है, मैम तो मतलब हम लोग अगर बर्ड का उड़ने वाला जीन डाल लें अपने अंदर तो हम लोग उड़ने लगेंगे? मैंने कहा तो वो कॉमन सेंस वाली बात है कि जीन की बात ठीक है उसके अंदर है, लेकिन तुम विंग्स कहाँ से लाओगे? तो पीछे से कह रहा है मैम वो केले का पत्ता लेके उड़ेगा। मैंने कहा भाई साहब ये इमेजिनेशन देखिए बच्चों की, 11th के बच्चे हैं। एक कहता है मैम मैं चीता का जीन निकाल के, मैंने कहा तुम स्कूल में चीते जैसे दौड़ोगे तो फिर कैसे ही लगेगा यार। क्यों? ऐसे सवाल जवाब आ गया, इसे कुछ नाम रखना यार मुझे, सवाल जवाब। सेकंड ऑप्शन कौन बोला है? घर से निकाल लेंगे तुमको। आयरन डिफिशियंसी। Obviously first. Which of these disease is not related to thyroid gland? क्रिटिनिज्म कैसे होता है? हाइपो या हाइपर? बच्चे में, माँ में? मिक्सोडेमा गर्ल्स डिजीज, अडल्ट विमेन, हाइपो या हाइपर? गोइटर? व्हाट इज एग्रोमेगाली? ये तो पिट्यूटरी के इन अडल्ट्स, यस ये आंसर होगा। ग्रेव्स डिजीज जिसको बेसडोज डिजीज भी कहते हैं, ये सीखो, ये लिखो। ग्रेव्स डिजीज जिसको और क्या कहते हैं? और कितना नाम पता चल गया इसका? एक्सोप्थाल्मिक गोइटर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेसडोज डिजीज, ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स होगा। क्या होता है इधर? हाइपर एक्टिविटी ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स, नहीं जानते। हाइपो एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, हाइपो या हाइपर? हाइपर अभी पढ़ा है। ये तीनों PYQ हैं, थोड़े पुराने हैं बट ठीक। मेरे पास और क्वेश्चंस हैं, मैं ओरली पूछ रही हूँ एक बार। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन था, मैं स्लाइड भी नहीं ऐड कर पाई, मैं पूछ लेती हूँ अभी तुम लोगों से। बेसडोज डिजीज लिख लिया था, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि इफ X इज अ हार्मोन, इफ X इज अ हार्मोन, ठीक है, इफ X इज अ हार्मोन विच कंट्रोल्स द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, ठीक है, ये कार्ब के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, ओके। एंड Y इज अ हार्मोन विच कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ X। Y क्या करता है? इट कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ X। समझ गए? कंडीशन ये हो गई। ऑप्शंस दे देती हूँ, इजी है बट थोड़ा अलग लगा था मुझे तो मैंने लिया है तुम लोगों के लिए। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है इंसुलिन एंड सोमैटोट्रोपिन।
सब लोग आंसर नहीं देंगे, सोचें, मैं पूछ लूँगी। दूसरा ऑप्शन है एल्डोस्टेरॉन एंड GH. व्हाट इज GH? ग्रोथ हार्मोन. यस. ऑप्शन नंबर थर्ड इज ग्लूकोकॉर्टिकोइड. ग्लूकोकॉर्टिकोइड एंड ACTH. ठीक है. एंड चौथा इज अगेन ग्लूकोकॉर्टिकोइड एंड GHRH. ये रहा आपका सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर. टिडिंग 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 टिडिंग. जीतने वालों को मिलेगा एक दूसरा सवाल. हो गया, कर लिया, सबने कर लिया. एक्स हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और वाई जो है वो बड़ा हार्मोन है, एक्स के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है. इंसुलिन, ये अच्छा नहीं लग रहा है ये. इंसुलिन प्लस सोमैटोट्रोपिन आंसर हो सकता है. एनीवन? नहीं हो सकता अंशिका? बिल्कुल नहीं हो सकता. एल्डोस्टेरोन और GH और एल्डोस्टेरोन का क्या मतलब है यार? कोई मतलब ही नहीं है. इवन ये भी इससे कोई रिलेशन नहीं रखता है. ग्लूकोकॉर्टिकोइड दैट इज कॉर्टिसोल एंड एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. अच्छा लग रहा है ये सुनने में, और ये सही भी है. ठीक है, यही इसको कंट्रोल करता है. यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिसोल से कोई मतलब नहीं रखता है. ये भी आंसर नहीं होगा, तो हमारा आंसर एक हो जाएगा. सब लोग जीत चुके हैं, इसलिए सबको मिलेगा एक और सवाल. ऐसे लग रहा है बायो में मैथ्स का सवाल आ गया. एक्स वाई, ओह सॉरी. सोच रही हूँ रात को तुम लोगों के जाने के बाद राइटिंग प्रैक्टिस किया करूँ. बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अनामिका. एक ऑनेस्ट रिव्यू बताओ. मेरी राइटिंग नहीं समझ में आती है. आती है? चल जाता है. आई न्यू इट. कहाँ गए बीडी सर? लिख लिया? डन. एक और लास्ट क्वेश्चन है. एक हार्मोन है जो क्या क्या काम करता है ये बता देती हूँ बस. वो हार्मोन आपका BMR मेंटेन कर रहा है. ठीक है, मेंटेन्स द BMR. वो हार्मोन आपके प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है. BMR मेंटेन कर रहा है, आपके प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कर रहा है, और साथ में वो कुछ कोशिकाओं को बनवा रहा है. एरिथ्रोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ RBC. ये हार्मोन कौन है? हाँ, आंसर ही लिख देती हूँ. ऑप्शंस थे एड्रेनलिन, थाइमीन. थाइमीन कहाँ से आ गया? ओके. थायरॉक्सिन और थाइमोसिन. थाइमोसिन कौन सिक्रीट करता है? थाइमस. किसी को इसमें दिक्कत? आशीष, वाग्मी? थायरॉक्सिन में ही पढ़ा है हमने. ये लिख रखा है कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, BMR को तो करता ही है, और एरिथ्रोपोइसिस कराता है. कल ही पढ़ा था हमने ये. अगर कभी भी न्यूरोहाइपोफाइसिस और एडिनोहाइपोफाइसिस से क्वेश्चन आएगा
तो 80% चांसेस है वही पूछेगा, और सिंथेसाइज और सिक्रीट इन दोनों वर्ड्स का ध्यान रखना है बस। जैसे एक क्वेश्चन था हमारे पास कि न्यूरोहाइपोफाइसिस के लिए इनकरेक्ट क्या है, तो ऑप्शन में दिया है इट सिंथेसाइजेस 2 हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज ये सिक्रीट करता है, बनाता कौन है? सुप्रीम ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। लिख लिया? थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे थाइमस का, फिर चलेंगे। थाइमस कहाँ प्रेजेंट है? थाइमस एक लाइन में याद रखोगे, इट प्रेजेंट बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम कहाँ है? ये यही है स्टर्नम, इसको टाई बोन भी कहते हैं। बिहाइंड द स्टर्नम टाई बोन, टाई जैसी होती भी है ये, ठीक है। बिहाइंड द स्टर्नम एंड स्टर्नम के थोड़े पीछे चलो, लेकिन पीछे एओर्टा भी है, एओर्टा के थोड़े आगे आ जाओ, मतलब बिहाइंड द स्टर्नम एंड वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा। हाँ, यहीं पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में, एक जगह, एक बुक में आपको यहाँ पे कहीं डॉर्सल लिखा हुआ मिलेगा, वो गलत है, ठीक है, वो मिसप्रिंट है। वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा, पीछे नहीं होती है, उसके आगे होती है, स्टर्नम के पीछे। ये स्टर्नम है, पीछे एओर्टा है, तो बीच में कहीं है, ठीक। और इस ग्लैंड के साथ जब मेरे दिमाग में एक ग्लैंड आती है तो मुझे याद आ जाता है कि ये ग्लैंड एज के साथ साथ रिड्यूस होती है, तो रिड्यूसेस विथ एज। इसीलिए तो पहली बात कि थाइमस ग्लैंड हमारी इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन, मैचुरेशन का कुछ पार्ट यहाँ पे होता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाएंगे, हमारी सेल्स, हम पुराने होते जाएंगे, जैसे जैसे वैसे वैसे क्या होगा, ये ग्लैंड कम रिड्यूस होती जाएगी और हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती जाएगी। और कुछ, थाइमस रिलीजेस अ हार्मोन कॉल्ड एज, यस, थाइमोसिन। और थाइमस ग्लैंड को इसीलिए हम एक नाम देते हैं, हम इसको कहते हैं क्या? थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। और एक और चीज़ यहाँ पे, रिड्यूसेस विथ एज। कोई भी ग्लैंड अगर रिड्यूस होती रहती है तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं, एट्रोफी होती है उसमें, ठीक है। जितने लोग पढ़े लिखे हैं, कैंसर, तुम लोगों को याद है कैंसर में कौन सा एंजाइम है जो काम करता रहता है, ख़त्म नहीं होता है कभी? टीलोमरेज, यस। नॉर्मल सेल्स में क्या होता है, हमारे क्रोमोसोम के एंड पे टीलोमरेज प्रेजेंट है, जो अप्रॉक्सीमेटली 50 डिवीजन के बाद ख़त्म हो जाता है, और क्या हो जाती है सेल की? एपोप्टोसिस, यस, जो तुम लोग करते हो निसात, ठीक है। एपोप्टोसिस हो जाती है, और उधर क्या होता है? टीलोमरेज ख़त्म ही नहीं होता है, होता रहता है, और टीलोमरेज ही डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस वॉज इट फॉर टुडे। आगे नहीं पढ़ रहे हैं, कल पढ़ेंगे थाइमस, फिर पैनक्रियाज। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है पैनक्रियाज। क्या क्या सिक्रीट करती है पैनक्रियाज? इंसुलिन और ग्लूकागॉन तो सबको याद रहता है, ओके। तुम जा तो सही रहे थे, लेकिन तुम नहीं, सही बात है, पैनक्रियाज एंजाइम्स सिक्रीट करता है ये, लेकिन पेप्सिन का नाम नहीं लेना चाहिए था। बताओ पैनक्रियाज कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट करता है? सब प्रो 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 होते हैं, है ना? प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। अच्छा चलो, पैनक्रियाज जब आता है ड्यूडेनम में, तो कौन सा एंजाइम है जो उनको एक्टिवेट करता है? जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में चेंज कर देता है, और फिर ट्रिप्सिन बाकी सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने लगता है। एंट्रोकाइनेज बहुत इंपॉर्टेंट है। 2B
कंटिन्यूड। ख़त्म करते हैं।